नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लबू भैया, आपका जो क्लास 10th का ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा था बच्चों, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। बच्चों लास्ट पार्ट में हमने जो किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने देखा था कि रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों जो आज हमारा टॉपिक है वो रिसोर्स प्लानिंग से शुरू हो रहा है। तो रिसोर्स प्लानिंग है क्या बच्चों, कि रिसोर्सेज को वेल प्लान तरीके से यूज करना। अब रिसोर्सेज को वेल प्लान तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में पूरी के तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लाइन क्या लिखी है बच्चों, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि रिसोर्सेज हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वाटर क्या है, वाटर एक रिसोर्स है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ रहेगी नहीं। ऐसे कई सारे रिसोर्सेज है, जैसे घर हो गया, घर क्या हमारे लिए रिसोर्स है, नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। फूड भी हमारे लिए रिसोर्स है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्स है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे मान लो हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज हो गए, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अमीर हो जाते हैं। ठीक है, अमीर होने के बाद क्या करते हैं, हम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्रिएट करने में कोशिश करते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम अच्छे खासे रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जैसे महंगा फोन लेना, अच्छी गाड़ी लेना, ठीक है बच्चों, अच्छा घर लेना। तो ये क्या है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ये हम जब रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं उस वजह से होती है। तो अब रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज करेंगे तो बच्चों रिसोर्सेज खत्म होंगे ना। तो रिसोर्सेज खत्म होने से तीन मेजर प्रॉब्लम्स हुई है वाली। पहली डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, तीसरी एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में, मतलब क्या है इसका, कि जो रिसोर्सेज है वो क्या होते जा रहे हैं, एक तरीके से डिप्लीट हो जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं। क्यों, ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों पेट्रोलियम। कि हम आज के टाइम हम पेट्रोल का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और खत्म होने से क्या हो रहा है कि आने वाली जनरेशन को इससे क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसको चलो फिर पेट्रोलियम से ले आते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, हम बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज करते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और भी कई सारी चीजों में पेट्रोलियम का यूज करते हैं। तो जब पेट्रोल जलता है तो उससे कार्बन एमिशन होता है, कार्बन निकलता है। तो कार्बन जब निकलता है और तो हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है। जब हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे लिए इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब हमारे पृथ्वी को लेकर एक बहुत बड़ा संकट है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब पूरे विश्व को भी खतरा होता है जब रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगते हैं। ठीक है बच्चों। लास्ट क्या है, एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। अब बच्चों क्या है यहां पर, अगर मैंने आपको बताया था ना मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये वाला पॉइंट, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो इस मेंटेनेंस के चक्कर में लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अपने पास रखते हैं। जैसे मान लो जो गरीब है उनके पास तो रिसोर्सेज कम है तो वो गरीब ही रहेंगे, लेकिन जो दूसरी साइड जो अमीर होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने पास रख लेते हैं। 4 गाड़ियां रख लेते हैं, 10-15 मकान रख लेते हैं, इतनी सारी चीजें रख लेते हैं, मतलब प्लस और भी ज्यादा। मतलब जैसे मान लो एक अमीर बंदा है, उसको कैमरे का क्यों यूज नहीं है, तो बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरे रखते हैं। ठीक है, महंगे महंगे फोन्स रखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक तरीके से हमारा क्या है कि हमारी प्रॉब्लम्स है। क्या है हमारी प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी तीन है। एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड, एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड का मतलब क्या है, रिसोर्सेज जो है ना बच्चों, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ऑलमोस्ट, जिससे क्या हो कि हर एक व्यक्ति उन रिसोर्सेज को यूज कर सके और रिसोर्सेज अच्छे से प्लान हो सके। लेकिन क्या करते हैं अमीर लोग, जिनका पैसा होता है, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खरीद लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो कुछ ही लोगों के पास चले जाते हैं, गरीबों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते। इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मतलब 4 व्हीलर कार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक तरीके से मेरे पास इस रिसोर्स की कमी है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, एक बंदा जो एक पॉश एरिया में रहता हो, जैसे कैलाश कॉलोनी वगैरह, वहां पर एक बंदे के पास 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं। तो मतलब क्या है कि एक बंदे के पास 5-6 गाड़ी और एक बंदे के पास 0 गाड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में। अगर वो रिसोर्सेज का इतना ओवर यूटिलाइज ना करे और रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे, जिससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जो रिच एंड पुअर का जो भेदभाव है ना वो खत्म होता है। तो इसका जो तीसरा मेजर प्रॉब्लम है, एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जैसे अगर हम प्लस क्या है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रहेगी, मे लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कि मतलब क्या है कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, मतलब आर्थिक
विकास है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी। तो रिसोर्सेज की कमी देखो या तो नेचुरली हो सकती है कि शुरू से हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, या फिर ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हो सकता है कि भाई हमने 200-300 साल सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, मतलब पास्ट 200-300 साल सारे रिसोर्सेज कर लिए, रिसोर्सेज यूज कर लिए, आज के टाइम हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं, तो देश क्या हुआ, गरीब होगा ना बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फ्यूचर जनरेशन नीड रिसोर्सेज फॉर गुड क्वालिटी लाइफ। ये बताता है मेंटेनेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी अपकमिंग जनरेशन के पास भी अच्छी खासी हो, इसीलिए हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे होती है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, कि सबसे पहले रिसोर्सेज को ढूंढेंगे, उसको इन्वेंट करेंगे कि भाई वो हमारे लिए किसी यूज पे आ सकता है, किसी यूज पे नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर हम उस रिसोर्स के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर लेकर आएंगे कि भाई क्या क्या कैसे कैसे इस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आगे इसको बढ़ा सकते हैं, और मतलब एक तरीके से पूरा प्रोसेस इसको किस तरीके से, मतलब कि रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे, किधर बिकेंगे, किधर नहीं बिकेंगे, इंटरनेशनली कितने जाएंगे, अंदर कितने आएंगे। अब रिसोर्स प्लानिंग ये थोड़ी ना, ये तो मैंने अभी आपको लास्ट स्टेज बताया कि रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, रिसोर्स को कैसे बनाएंगे, रिसोर्सेज को बनाने के लिए जगह कौन सी होगी, रिसोर्सेज को रखने के लिए क्या जगह कौन सी होगी, तो इसके लिए क्या होता है, पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। तीसरा, मैचिंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो सरकार के और भी नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे हैं या फिर दूसरे रिसोर्सेज के जो भी प्लान चल रहे हैं उनको उनसे मैच करते हैं, कि अगर मतलब जैसे मान लो कोई अगर इंटरसेक्ट हो गया आपस में, तो जो पुराना रिसोर्स होगा उसको दिक्कत आएगी, मतलब जो पुरानी पॉलिसी होगी या कोई पुराना प्रोग्राम होगा, डेवलपमेंट प्लान होगा पुराना, उसमें क्या होगी, दिक्कत आएगी, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है, आपस में ना भिड़े, तो उसके लिए भी एक प्लानिंग स्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है हमारे रिसोर्स प्लानिंग के लिए। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, दूसरा इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, तीसरा मैचिंग द प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब मैं फिर से बता देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को ढूंढो, उनकी खोज करो, खोज करने के बाद उनको यूज करने के लिए या फिर उनको बनाने के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करो, मतलब प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तीसरा, उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को नेशनल जो भी हमारी डेवलपमेंट प्लान्स है, मतलब देश के विकास के जितने भी योजनाएं हैं, सबसे हम उसको क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर करने से क्या होगा बच्चों, जितने भी अगर कोई पुराने मतलब आपस में उनकी कटिंग ना हो, मतलब आपस में वो कटे ना एक तरीके से, कि मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना हो बिल्कुल भी, सीधे सीधे दोनों प्लान्स, मतलब एक हमारा रिसोर्स वाला और दूसरा नेशनल डेवलपमेंट प्लान सीधा सीधा चले, बीच में कोई रुकावट ना आए। इसलिए ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग जो रिसोर्स प्लान स्ट्रक्चर है पूरा, वो किसी दूसरी पॉलिसी या कि सरकार के किसी दूसरी योजना से कुछ काम तो नहीं कर रहा। समझ आई बच्चों, तो ये चीज़ है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, कि एक ज़मीन के एक मतलब फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर एक तरीके देखा जाए तो हम वहाँ से टिम्बर लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, तो उस लकड़ी मतलब उस फॉरेस्ट को बेचकर क्या कर दे, मतलब सरकार क्या सोचे कि भाई उस फॉरेस्ट को बेचकर क्या करेंगे, वहाँ पर एक मॉल बनाएंगे। तो सरकार ने उस फॉरेस्ट को हटाकर क्या बनाना शुरू कर दिया, मॉल बनाना शुरू किया। लेकिन सरकार ने मतलब मॉल हटाओ, हॉस्पिटल समथिंग कुछ भी ऐसे कोई सरकारी चीज़, मॉल नहीं, कोई सरकारी हॉस्पिटल हो गया या कोई एक तरीके से स्कूल हो गया, कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो गया जो सरकार बनाना चाहती है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेशनल डेवलपमेंट प्लान हो गया, कि भाई देश के विकास का एक योजना हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं यहीं पर ही नीचे अगर गलती से पेट्रोलियम निकल जाए, मतलब हम कोई रिसोर्स ढूंढ ले उस जमीन के नीचे, तो क्या होगा, हमें मतलब रिसोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसका प्लानिंग स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन वहां पर तो पहले से एक पॉलिसी चल रही है ना, तो उस पॉलिसी से हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को क्या करेंगे, मैच करेंगे, और मैच करने से ताकि वो पॉलिसी भी खराब ना हो और हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट भी हो जाए, मतलब हमारे रिसोर्सेज का हम यूज भी कर लें, कोई मतलब एक दूसरे में आपस में दिक्कत ना है। इसीलिए क्या करते हैं, जो राष्ट्र के मतलब जो देश के जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उससे भी हम क्या करते हैं, मैच करते हैं हमारे रिसोर्स के प्लानिंग स्ट्रक्चर को, ये चीज़। अब बच्चों आपको एक चीज़ बताता हूँ, टेक्नोलॉजी प्लेज की रोल, मतलब की रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट के एक तरीके से संसाधन विकास के लिए तकनीक का या प्रौद्योगिकी का एक विशेष योगदान होता है। कैसे बच्चों, अगर मैं आपको आज से 300 साल पहले ले जाऊं, 300 साल मतलब 300 या 350 साल पहले ले जाऊं अंग्रेजों के समय में, तो बच्चों अंग्रेज हमसे आगे किस में थे, टेक्नोलॉजी में थे। तो क्या करा उन्होंने, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे सब खत्म कर दिए,
सब ले गए। हम बोलते हैं ना हमारे जो बड़े बूढ़े या फिर जो भी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अंग्रेज सब ले गए। तो अंग्रेज सब ले जाने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे रिसोर्सेज का यूज किया, ओवर यूज किया। क्यों किया बच्चों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी तो हम रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए। उनके पास भरपूर टेक्नोलॉजी थी अंग्रेजों के पास, तो उन्होंने भर भर के यूज़ किया। और इसी बात पे गांधी जी ने क्या बोला, देयर इज क्या था लाइन, मैं एक सेकंड में बताता हूँ आपको। देयर इज एवरीथिंग फॉर द नीड ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ है। और नीचे गांधी जी क्या बोलते हैं, बट देयर इज नथिंग फॉर द ग्रीड ऑफ पीपल। ऊपर नीड लिखा है और नीचे ग्रीड लिखा है, मतलब क्या है, देयर इज एवरीथिंग फॉर द नीड ऑफ पीपल। फिर नीचे क्या लिखा है, बट देयर इज नथिंग फॉर ग्रीड ऑफ पीपल, मतलब लोगों की आवश्यकता के अनुसार रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे लोगों के लालच के आधार पर तो रिसोर्सेज की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो अंग्रेजों के पास क्या था, लालच था, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज लेके जाना था, उनको बेचना था, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज हमारा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये लाइन बोली थी। तो बच्चों अब मैं बात करता हूँ आपको, ये तो गांधी जी के टाइम की बात होगी। फिर क्या आया बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आया रिसोर्स प्लानिंग के साथ साथ इस टॉपिक को लेकर, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को लेकर, कि हमारे अर्थ को नुकसान ना हो। तो इसको बोला जाता है, इस तरीके के डेवलपमेंट को बोला जाता है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे मतलब पर्यावरण को, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको कोई बहुत बड़ा व्हीकल बनाना है तो ऐसा व्हीकल बनाओ जिससे हमारे मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, मतलब ग्लोबल वार्मिंग ना हो। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, पहले सीएनजी वो थे व्हीकल्स, तो ये सब क्या है, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है बच्चों। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो पूरा वर्ल्ड है वो सबसे पहली बार एकत्रित, मतलब सबसे पहली बार जो पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ वो कहाँ पर हुआ, रियो डे जेनेरियो। रियो डे जेनेरियो कहाँ बच्चों, ब्राजील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो, वहाँ पर हुए, जिसको बोला गया अर्थ समिट। समिट मतलब होता है जो देश होते हैं ना ओवरऑल, सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होता है, उनकी मीटिंग्स होती हैं किसी भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। तो सबसे पहला अर्थ समिट जो हुआ रियो डे जेनेरियो में हुआ, 1992 में हुआ। ठीक है बच्चों, इसका जो एम था यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो हमारा जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, मतलब जो हमारे पर्यावरण, मतलब एक तरीके से सोशल, एनवायरनमेंट, कल्चरल, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात थी ये पूरी के पूरे मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो यूएन से रिलेटेड पूरा का पूरा एक समिट था, ये रखा गया। ठीक है बच्चों, तो इस मीटिंग के अंदर देखा जाए जो फाइनली एक एजेंडा बनाया गया कि भाई हमें कुछ एम को फुलफिल करना है। उन एम्स को बोला गया एजेंडा 21। क्या बोला गया, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है बच्चों, एक तरीके से देखा जाए जो UNCED है, मतलब जैसे बोले तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, तो UNCED मतलब बोले तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड इन्होंने इसको लीड किया था, इन्होंने पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी अर्थ समिट थी इसको कराया था, जिसके अंदर एजेंडा 21 लेकर आए। एजेंडा 21 में क्या था बच्चों, देश के अंदर जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, जिसके अंदर जो मेन मुद्दे क्या कहते हैं, ऐसे 21 मुद्दे रखे थे, इसलिए इसका नाम मतलब 21 एम्स रखे थे, 21 गोल्स रखे थे, जिसलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21। जिसमें इसके नाम बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे काम थे, जैसे एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, ठीक है बच्चों, या फिर डिजीज हो गया, मतलब ग्लोबल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारे कॉमन इंटरेस्ट को लेकर, पूरे विश्व के कॉमन इंटरेस्ट को लेकर एजेंडा 21 रखा गया, जिसके अंदर 21 एम्स थे। और इस 21 एम्स मतलब 21 गोल्स थे। इन 21 गोल्स को क्या बोला गया, एजेंडा 21, जो कि कहां पर था, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट में 1992 के अंदर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स में हम एक तरीके से पहले तो ये बात करते हैं कि लैंड रिसोर्स कैसे है। तो बच्चों आपको पता है हम लैंड पर रहते हैं, अपनी सारी जो भी एक्टिविटीज है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो अदर एक्टिविटीज, हम सब कहाँ करते हैं, लैंड पे करते हैं ना। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ बच्चों कि जैसे मैं हूँ, मेरा घर, मैं रहता हूँ उसमें, तो क्या है वो एक लैंड पर ही तो बना हुआ है, तो मैं एक जगह का, जमीन का क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, और हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और मेरी नीड को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैंड हमारे लिए क्या हुआ, रिसोर्स ही तो हुआ ना बच्चों। ऐसे ही अगर मैं लैंड रिसोर्स कह रहा हूँ, तो जैसे मान लो एक मैंने ये मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है,
इस कोचिंग सेंटर के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ। तो यहाँ तक कि बच्चों जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो भी हम लैंड पर ही परफॉर्म करते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे अदर हो, ठीक है। जिस वजह से हम लैंड का बहुत क्या करते हैं, यूज करते हैं, और लैंड हमारे एनवायरमेंट में वो हमारी नीड के लिए भी क्या, वो हमारी नीड को भी सेटिस्फाई करता है। इसलिए लैंड क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लैंड को क्या करते हैं, एक तरीके से केयरफुली यूज करते हैं। केयरफुली क्यों यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि लैंड हमारे पास लिमिटेड है। जैसे कि मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये मान लो जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का पूरा वो है, तो बच्चों ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है क्योंकि प्रॉपर मेरे पास कंपास वगैरह नहीं था, जिस वजह से मैं इसको ऐसे बना पाता। तो जैसे बच्चों आप ये देख रहे हो, ये मैंने इसमें एक पाई चार्ट से दर्शाया हुआ है। जैसे मैंने बताया 43% प्लेन्स है इंडिया के अंदर, 27% प्लेट्यूज है और 30% माउंटेन्स है। जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो लैंड का कर पाते हैं अच्छे से अच्छे, वो करते हैं हम प्लेन्स का। बाकी इनमें कुछ हमारे पास डिग्रेडेड लैंड होते हैं, वो मतलब लैंड तो होते हैं लेकिन हम उसको इतना यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ों पे हम घर नहीं बना सकते, पहाड़ों पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करते, हमारे लिए इम्पॉसिबल है, मतलब एक तरीके से हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा वो मुश्किल है ये, ठीक है। यही अगर मैं बात करूँ बच्चों, इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया, इंडिया का लैंड का वो एरिया कितना है, तो जैसा कि आपको 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जैसे इसको हम बोलेंगे 32,80,000 किलोमीटर स्क्वायर। हेक्टेयर्स में कितना होता है, 32 करोड़ 80 लाख, और एकर्स में कितना होता है, 810505,651 एकर्स। ये हमारा हो गया एक तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया। एग्जाम के अंदर किलोमीटर में ही पूछ सकता है, हेक्टेयर में से ही पूछ सकता है, और एकर्स में से ही पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। नेट जोन एरिया क्या होता है बच्चों, नेट जोन एरिया क्या होता है, वो एरिया होता है जहां पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये ऐसे एरियाज है ना बच्चों जहाँ पर एग्रीकल्चर होते हैं। तो ऐसे हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो लैंड जहाँ पर हम एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, उनको, उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, नेट जोन एरिया बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ पंजाब और हरियाणा में 80% से ज़्यादा नेट जोन एरिया है, मतलब वहाँ पर 80% से ज़्यादा लैंड खेती के लिए यूज़ होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है बच्चों, तो वो क्या है, लेस देन 10%, मतलब 10% के 10% से भी कम की उसमें खेती होती है। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बताता हूँ इन एकर्स, जैसे मैंने आपको ये एरिया बताया इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया, तो बच्चों ये इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये एक तरीके से क्या काम करता है, जैसे मान लो आपने देखा है 32,80,000 मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सारा बच्चों वो एरियाज है जो हमने सर्वे किया है। बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं इंडिया के अंदर जो हमने सर्वे नहीं किए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हाईएस्ट पीक पर है, या फिर चाइनीज या फिर दूसरी टेरिटरीज के आते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे कई सारे एरियाज हैं जो कि हमने पूरी तरीके से सर्वे नहीं किया है जिसका, और इन्हीं एरियाज को हम मतलब काउंट नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नेट जोन एरिया के बारे में, तो इंडिया के पास जैसे मैंने बताया कि हम जितना लैंड को यूज करते हैं, वहीं हमारे पास बहुत सारा वेस्ट लैंड भी पड़ा है। इन वेस्ट लैंड को हम बोलते हैं इंडिया टोटल डिग्रेडेड एरिया, या मतलब हमारा जो भी हमारा खराब जगह है इंडिया के अंदर कितनी है। तो इंडिया के अंदर डिग्रेडेड लैंड कितना है बच्चों, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हेक्टेयर्स में अगर बात करूँ तो 13 करोड़ हो गया बच्चों, ठीक है। और अगर मैं एकड़ से बात करूँ 280 करोड़ हो गया, 280 करोड़ एकड़ हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो डिग्रेड हो रहा है लैंड, इसके रीजन क्या है, तो पहला रीजन है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से क्या करते हैं बच्चों, जो हम खेतों के अंदर पानी डालते हैं ना, अत्यधिक सिंचाई के लिए क्या जरूरी होता है, HYV सीड्स या फिर कोई केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें जरूरी होती है ना। तो जब हम इस सारी चीजों को उसमें डालते हैं लैंड के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, इरिगेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो इरिगेशन बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि हमें ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। अब इतना ज़्यादा इरिगेशन होने की वजह से जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो ओवर इरिगेशन से अब लैंड की फर्टिलिटी खत्म होगी, खेत है वो खेत का कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, लैंड क्या डिग्रेडेड है। सेम एज इट इज ओवर ग्रेजिंग से भी, मतलब जब पशुओं को चराते हैं, ठीक है, तो पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं, एक तरह के चरवाहे होते हैं, जगह जगह घूमते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जिससे उनके जो पैर है वो फसलों पर पड़ते हैं, या फिर ऐसे ही पूरे एरियाज में पड़ते हैं, या फिर उनके पैरों के निशान पड़ते हैं, जिससे घासे या फिर जो एग्रीकल्चर एरिया है वो पूरा खराब होता है। तो ओवर ग्रेजिंग से भी लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता है। लास्ट ओवर माइनिंग, मतलब ज़मीन खराब होती है ओवर ग्रेजिंग से। क्यों, क्योंकि जब पशु जब वो खाता है ना घास वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो ना जो घासें होती है ना वो जड़ों से जुड़ी होती है लैंड के अंदर।
जब वो घास से निकालता है अपने मुंह से तो जो ज़मीन है ना वो पूरी उबड़ खाबड़ होने लगती है। कि रीज़न क्या है कि जो जानवर है वो जड़ समेत इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो माइनिंग क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए हम ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं, इसी प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग, ओवर माइनिंग से क्या होता है बच्चों, ओवर माइनिंग से लैंड मतलब नीचे जो ज़मीन है ना खोखली होती रहती है, तो कभी भी अगर कोई भी डिजास्टर आ गया तो कभी भी बीच में वो क्या करते हैं, धंस सकती है मतलब ज़मीन। अब वो उसके ऊपर मतलब हम रह नहीं सकते, क्योंकि वो जो लैंड होता है ना वो डेंजर जोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके ऊपर भी रहेंगे कभी भी वो ज़मीन धंस सकती है, कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। तो तीसरा रीज़न हमारा ओवर माइनिंग है। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपने देखा कि डिग्रेड हो रहा है लैंड, तो कितना लैंड हमारे पास नॉर्मल है, 60% वो लैंड है बच्चों जिसको हम यूज़ करते हैं, 40% लैंड क्या डिग्रेडेड है जिसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न क्या है, पहले रीजन है कि इन तीनों चीज़ों पे ओवर इरिगेशन, ग्रेजिंग और माइनिंग, इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करना। ग्रेजिंग मैंने आपको बताया पशुओं को चराना। दूसरा एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जिससे क्या होगा जो हमारी ज़मीन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और हमारे इधर भी ऑक्सीजन बढ़ेगा और लैंड का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तीसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, अगर कोई वेस्ट लैंड है भी तो पूरा का पूरा वेस्ट लैंड को क्या करना है बच्चों, हमें उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट तैयार करना है जिससे हम उस वेस्ट लैंड को भी यूज़ कर सके। क्या पता हम वहाँ पर कुछ एक तरीके से एक्टिविटी एरिया बना ले, या फिर हम उसको एक लोगों के घूमने के लिए, विजिटर्स के लिए बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बना ले, या फिर सरकार उसको अपने कोई काम में ले ले। मतलब जो भी वेस्ट लैंड है ना उसका भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही से हमारा जो लैंड रिसोर्स है और जिससे पहले हमने टॉपिक किया वो भी हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, समाप्त होता है। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने उसमें थोड़ा गलत बोल दिया था, जहाँ पर मैं अटका भी था, वो मैं आपको फिर से बता दूँ। देयर इज इनफ फॉर एनीबडीज नीड बट नथिंग फॉर एनीबडीज ग्रीड। जब हमने इसको रिसोर्स प्लानिंग के अंदर बढ़ा था कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। रिसोर्सेज खत्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लालच दिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसी आधार पर गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एनीबडी, सॉरी देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, मतलब ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास बहुत कुछ है, बट नथिंग फॉर एनीबडीज ग्रीड। लेकिन हमारे पास किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। लालच के लिए हर एक चीज़ क्या पड़ती है, कम पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आज आपको क्या कराया, लैंड रिसोर्स किया और लैंड प्लानिंग कराया, जिससे दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपके यूटी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट इसका पार्ट बनाएंगे जो कि हमारा जो भी बच गया। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। और हम आपको जो भी आपका डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।